हेलो एवरीवन। क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स की आज की क्लास में हम लोग जो चैप्टर 2 चल रहा है उसमें हम लोग चालक प्लेट तथा अनंत लंबे तार के कारण विद्युत क्षेत्र का डिस्कशन करने वाले हैं। इन दोनों चीज़ों की कैलकुलेशन के लिए हम लोग अगेन आपको बताते हैं गॉस की प्रमेय का यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारा पिछला टॉपिक चल रहा है कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। तो गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और उसके बाद ये जो दो टॉपिक हैं इनमें भी गॉस की प्रमेय का ही यूज़ होता है। तो ये इंडिपेंडेंटली दो अपने आप में टॉपिक है और साथ में गॉस के अनुप्रयोग भी कहलाते हैं, तो दोनों ही चीज़ों में फ़ायदेमंद है और यही आज हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जो कि है चालक प्लेट तथा अनंत लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आता है, जैसे जो पहला हमारा टॉपिक है उसमें है गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित करें। या इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकते हैं, गॉस का नियम लिखिए। गॉस नियम की सहायता से किसी समतल आवेशित चालक पृष्ठ के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो पहले मैं आपको बता दूं गॉस का नियम हम लोग इससे पहले के और वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि गॉस का नियम क्या है, उसका डेरिवेशन वगैरह। आज के टॉपिक में हम केवल समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र के बारे में ही बात करेंगे। तो गॉस का नियम क्या होता है वो आपको पहले से पता है, वो वीडियोस आप देख के समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, देखिए अनंत विस्तार के समतल आवेशित चालक प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो डायग्राम में देखिए एक ये प्लेट है, प्लेट का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया हुआ है। ये प्लेट आपके सामने से नहीं बल्कि साइड से दिखाई गई है, जिसकी कुछ मोटाई है। और इस प्लेट की दो सर्फेसेज हैं और दोनों सर्फेसेज पे देखिए जो धनावेश चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। और अगर हम इसके एक तरफ कहीं पर वैद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पी पे निकालना चाहते हैं तो उसके लिए देखिए जो पहली सरफेस है जो पी पॉइंट की तरफ है प्लस आवेशित वाली, उसकी वजह से भी वैद्युत क्षेत्र होगा, और जो पीछे वाली सरफेस है जिसपे धन आवेशित है उसकी वजह से भी वैद्युत क्षेत्र होगा। तो ये हमारा चित्र है। इस चित्र में ये जो चीज़ दी हुई है, क्या चित्र है, क्या क्या चीज़ें इसमें चित्र में है, वो सब चीज़ इसमें मेंशन कर रखा है। और ये मैंने आपको बताया कि इसमें दो सरफेस है ए और बी, और ए और बी की सरफेस के एरिया सेम है, जो कि हम लोगों ने एरिया अपनी तरफ से मान लेंगे। फिलहाल चालक की परिमित मोटाई तथा उसके अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होने के कारण इसके दोनों पृष्ठ निकट स्थित दो आवेशित चालकों ए तथा बी के समान व्यवहार करते हैं। तो दो आवेशित चालक ए और बी दो इंडिपेंडेंट सरफेस की तरह वर्क करती हैं, जो इस डायग्राम में है। एक लेफ्ट साइड की सरफेस और एक राइट साइड की सरफेस दो इंडिपेंडेंट सरफेस की तरह वर्क करती हैं, जिनकी वजह से विद्युत क्षेत्र होगा पॉइंट पी पर। तो फिर इसमें यदि चालक प्लेट के दोनों पृष्ठों पर समावेश पृष्ठ घनत्व, यानी दोनों पृष्ठों पर जो आवेश घनत्व वो हमने सिग्मा मान लिया है। तो प्लेट के निकट किसी बिंदु पी पर आवेशित चालक एक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो हम पिछले टॉपिक में कैलकुलेट कर चुके हैं पिछले वीडियोज में, कि किसी सिंगल शीट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है किसी पॉइंट पर उसी शीट के समीप, वो होता है सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो हम ए सरफेस के कारण मान लें तो ई ए इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इसी तरीके से जो सरफेस बी है उसके कारण भी वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि दोनों ही पृष्ठ पर जो पृष्ठ घनत्व है वो सिग्मा है और दोनों का एरिया भी सेम है, तो वैल्यू क्या होगी, सेम। इसलिए जो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ई ए व ई बी एक ही दिशा में है, अतः बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, दोनों का योग, क्योंकि दोनों की दिशा क्या है वैद्युत क्षेत्र की, सेम। ई ए और ई बी दोनों की दिशा क्या है, सेम। जैसे आप डायग्राम में देख लेंगे कि जो ई है और ई ए बी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम। इसलिए जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो जुड़ जाएगा। तो इसमें दोनों के मान को जोड़ देंगे, सिग्मा अपॉन टू और प्लस सिग्मा अपॉन टू सीधे सीधे आप जोड़ेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी है, बस इसका कंसेप्ट समझना है जो मैंने आपको बताया कि इसमें क्या क्या चीज़ें, इसमें क्यों जोड़ किया जा रहा है और कैसे कैसे चीज़ें ली जा रही हैं। इसके बाद जो हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है वो है स्थिर वैद्युतिकी की गॉस की प्रमेय लिखी है, ये तो आप जानते हैं। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। और इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, जो नीचे लिखा हुआ है। तो अनंत लंबाई के सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए फिलहाल हमें एक डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। तो उस डायग्राम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने ले लिया। डायग्राम आपको मैं एक बार दिखा दूँ। ये डायग्राम है जिसमें बीच में एक तार है लंबा जो जा रहा है, जिसपे धनावेशित है। इस धनावेशित तार के अराउंड जो आपको एक बेलर नजर आ रहा है सिलेंडर डॉटेड, ये गॉसियन पृष्ठ है जो हम अपनी काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ बनाते हैं वैद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन के लिए। ये भी हम आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं कि गॉसियन पृष्ठ क्या होती है और गॉसियन पृष्ठ क्यों बनाई जाती हैं, ये उसी उसी में चरणबद्ध तरीके से बताया गया है। तो यहाँ पे जो हमारा डायग्राम दिया हुआ है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। रेखीय आवेश वितरण के अनुदिश रेखा को अक्ष मानकर चित्र में प्रदर्शित आर त्रिज्या तथा एल लंबाई के एक बेलनाकार गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। देखिए वही बात आ गई,
गॉसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं। उसकी लंबाई l और त्रिज्या r। और यहाँ पे जो स्पष्ट है कि इस गॉसी पृष्ठ में आवेश का मान क्या होगा, q इज इक्वल टू लैम्डा एल, वेयर लैम्डा इज योर लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, तथा बिंदु P इसके वक्र पृष्ठ पर होगा। इस गॉसी पृष्ठ को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक ऊपरी वृत्ताकार पृष्ठ S1, निचला वृत्ताकार पृष्ठ S2 और बेलनाकार पृष्ठ S3। देखिए डायग्राम में जो ऊपरी बेलन का ऊपर वाला सरफेस है जो सर्कुलर है वो S1 मान लीजिए, नीचे वाला S2, और जो बेलनाकार हिस्सा है जो वक्र पृष्ठ कहलाता है बेलन का, वो हो गया हमारा S3। तीन सरफेसेस हैं, तीन सरफेस के से जो पास होने वाला फ्लक्स होगा उसके थ्रू हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए गॉस की नियम के तीनों पृष्ठों से कुल निर्गत फ्लक्स अगर हम निकालना चाहें तो फ्लक्स फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए होता है। नाउ देयर आर थ्री सर्फेसेस S1 S2 एंड S3, तो वो तीनों के लिए अलग अलग तीन इंटीग्रेशन होंगे। तीनों इंटीग्रेशन में जो हम जानते हैं कि जो ई डॉट डी ए है वो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, और क्यू क्या आ गया, लैम्डा एल के बराबर है, अभी आपको बताया। तो क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा एल, तो सिग्मा क्यू की यहाँ पे क्या आ गया, लैम्डा एल। अब अब जो इंटीग्रेशन है हमें उन्हें सॉल्व करना है। तो इंटीग्रेशन सॉल्व करने का तरीका ये है कि हम ऐसे इंटीग्रेशन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं जिसमें ई डी ए आता है। तो ई डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा, सॉरी ई डॉट डी ए क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो जितने भी ई डॉट डी ए लिखे हुए हैं इंटीग्रेशन के पास, उसके बाद क्या आ जाएगा, ई डी ए कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल। थीटा क्या होता है, उन ई और डी ए के बीच के एंगल। तो हर सरफेस पे जो एंगल होंगे वो अलग अलग होंगे। जैसे S1 पे जो एंगल होगा ऊपर वाले पेलन के ऊपर वाले सर्कल पे और नीचे वाले सर्कल पे, S1 S2 पे जो एंगल होंगे ई और डी ए के बीच में, क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। आप एक बार देख लीजिए, ये देखिए डायग्राम में जहाँ पे ऊपर आपको दिखाया गया है, ये देखिए जो डी ए की डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर है, जिसमें ऊपर एक हल्का सा स्क्वायर बना हुआ है, रेक्टेंगुलर शेप दी हुई है शेडेड, उसमें डी ए की डायरेक्शन ऊपर की ओर है, और जो ई की डायरेक्शन है वो उसके 90 डिग्री पर है। तो दोनों के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो ऊपर वाले सर्कल पे और नीचे वाले सर्कल पे यही स्थिति होगी, जबकि वक्र पृष्ठ पर जहाँ बिंदु P है वहाँ पे ई की डायरेक्शन और डी ए की डायरेक्शन सेम होगी। ये आप बेलन पे आप डायरेक्शन को समझ सकते हैं कि सरफेस की डायरेक्शन और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कहाँ पर होगी, कि वैद्युत क्षेत्र हमेशा दूर की ओर भागता है, जो तार से दूर की ओर जाएगा, और जो क्षेत्रीय डायरेक्शन होती है, मतलब पृष्ठ की डायरेक्शन होती है, वो क्षेत्र के लंबवत होती है। तो ऊपर वाले क्षेत्र के लंबवत डी ए ऊपर की ओर, नीचे वाले क्षेत्र के लंबवत डी ए नीचे की ओर, और वक्र पृष्ठ पे डी ए क्या होंगे, सब बाहर की ओर होंगे, जो कि ई के बराबर होगा, ई के डायरेक्शन में। इसलिए केवल जो आपके वक्र पृष्ठ पे है वहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा, जबकि ऊपर वाले पृष्ठ पे 90 डिग्री और नीचे वाले पृष्ठ पे 90 डिग्री। और कॉस 90 की वैल्यू होती है साथियों 0, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। इसलिए शुरू के जो दो इंटीग्रेशन है S1 और S2 वाले वो क्या हो जाएंगे, 0। इसलिए यहाँ पे 0 + 0 लिखा हुआ है, और साथ में ई डी ए आ गया, क्योंकि कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो इसलिए यहाँ पे आपको ई डी ए मिल रहा है। तो शुरू के दो इंटीग्रेशन निरर्थक हो गए, उन्हें हटा दीजिए। आखिरी में लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। अब ई क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डी ए अंदर है, और लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए के बराबर में इंटीग्रेशन लगा हुआ है S3 वाला, S3 इंटीग्रेशन डी ए। इसमें जो देखिए लिखा हुआ है, किसी बेलनाकार पृष्ठ के लिए इंटीग्रेशन डी ए इज इक्वल टू 2πRL, यानी किसी बेलनाकार पृष्ठ का अगर आप वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो कितना होगा, 2πRL, बेलन के केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि S3 क्या है, केवल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है। तो इंटीग्रेशन डी ए की वैल्यू आ गई 2πRL। तो यहाँ पे इन्होंने नीचे ई इंटू 2πRL हो गया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ बस हमको ई चाहिए, तो 2πRL को हम अपॉन में भेज देंगे, इक्वल के उस तरफ वो नीचे आ गया, और जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं कैंसिल कर देंगे। साथ ही साथ इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पूरा कांस्टेंट बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो नीचे 2 × 2 4 हो गया, जबकि ऊपर लैम्डा के साथ एक 2 आ गया है। तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर, लीनियरली चार्ज स्ट्रेट वायर की वजह से वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला तैयार हो जाता है। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही, और इनको मैंने आज आपको समझाया है, इनको अपने पास अच्छे समझिए, रखिए, और इन पर वर्क कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ताकि ये आपके दिमाग में क्लियर हो सकें। और इसके आगे हम लोग फिर आगे कुछ न्यूमेरिकल्स करने की कोशिश करेंगे अपने अगले लेक्चर्स में, वीडियोज़ में। तो तैयार रहिएगा, अपने टॉपिक तैयार करके इनको सच अच्छे समझिए और मेरे पास नोट करिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछिए, होपफुली वहीं पर ही आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आज के लिए हम इतना इतना रखते हैं, आपसे फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।